देहरादून में महिला और बाल अपराधों के प्रति जागरूकता। पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। महिलाओं को अपराध के प्रति किया गया जागरूक। निरीक्षण और तत्परता परीक्षण का आयोजन। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने किया परीक्षण। श्रीनगर में फायर स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। ऋषिकेश स्थित मार्ट में चोरी करता पकड़ा गया युवक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। चोरी के बादाम घी व अन्य सामान बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे। सीएम धामी ने राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस और आमजन को दिलाई संविधान की शपथ। कार्यक्रम में विधायक विनोद चमोली और डीजीपी दीपम सेठ भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून पुलिस लाइन, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और छात्र छात्राओं को कर रहे हैं संबोधित। सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं का मार्ग है और वही मार्ग समाज को न्याय, धर्म और सदाचार की ओर ले जाता है। अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। माननीय न्यायालयों के निर्णय निसंदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है। तो आप सब प्रविधियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मीडिएशन बिल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में
क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। आज न्यायालयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रामाणिक बन सकी है। इतना ही नहीं, आज भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं। और राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्य कोषागार देहरादून में पेंशन जागरूकता और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला प्लान से 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आरोहण सभागार का लोकार्पण किया, जिसमें अब पेंशनरों को आधुनिक और आरामदायक सुविधा मिल सकेगी। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने राज्य आंदोलनकारी पेंशनरों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य कोषागार कार्यालय को पेंशनरों के काम को सरल बनाने के लिए 10 नए कंप्यूटर देने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोषागार आने वाले बुजुर्ग पेंशनरों को सम्मान के साथ उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कोषागार को सरल और सुविधाजनक बनाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बुजुर्ग पेंशनरों से रिटायर्ड जीवन में सुखी रहने, सामाजिक मेल मिलाप बनाए रखने और अपने अनुभव से समाज सेवा में योगदान देने की अपील की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संविधान दिवस के अवसर पर सचिवालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। मुख्य सचिव ने संविधान के महत्व और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और मूल्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करें, ताकि शासन की सभी योजनाएं और सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और जनहितकारी रूप में जनता तक पहुंच सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं श्री हरबंश कपूर मेमोरियल सभागार रागगढ़ी कैंट देहरादून का, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। आपके बीच में आता हूं तो मैं एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, एक सिपाही के रूप में आता हूं, एक सैनिक के रूप में आता हूं। अभी जब मैं एक कार्यक्रम में था और मैंने जब अपना नंबर बोला, कह रहे 40 साल के बाद भी आपको अपना नंबर याद है? नंबर 40575272 राइफलमैन गणेश जोशी। तो मुझे अभी तक अपना नंबर भी याद है, क्योंकि आज मैं जहां कहीं इस मंच पर हूं तो मेरी सैनिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। जो मैंने सेना में सीखा है, दिन रात मेहनत करना और जिस काम को आपको सौंपते हैं उस काम को ईमानदारी से करना, वो मैंने सेना से सीखा है। यही कारण है कि उत्तराखंड में 70 विधायक है, मैं थोड़ा सा अलग दिखाई देता हूं। तो एक बार इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर अधिकतर सारे ही लगभग
अधिकतर क्या सारे ही कहूंगा, सैनिक परिवार के लोग यहां पर हैं। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जैसा कि आज जब हम अली बहादुर गुरंग जी की मूर्ति का माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण कर रहे थे, तो मैं उनको नमन करता हूं कि जिस भाव के साथ उन्होंने इस संस्था का गठन किया था, आज कर्नल छेत्री जी, उनकी टीम इसको आगे बढ़ा रही है और गोरखा समाज के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। और आज मैंने कहा कि हम, जैसा कि जो मुझे बताया गया कि 90 लोग बाहर से आए हैं, तो एक बार फिर मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के आने के बाद हमारी सेनाओं ने एक मजबूती आई है। बड़े सीनियर अफसर्स यहां पर बैठे हैं। एक जमाना यो था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी तो हमारे जवानों को गोली चलाने का आदेश नहीं होता था। जवान सेक्शन कमांडर से पूछता था, सेक्शन प्लाटून कमांडर से पूछता था, प्लाटून कमांडर कंपनी कमांडर से पूछता था, कंपनी सीओ से पूछता था, ब्रिगेड और फिर डिव। और गोरखा सैनिकों ने अपने सदियों से जो पराक्रम है, उस पराक्रम से संजोने का काम किया है। आपके पराक्रम और बलिदान की पहचान इस बात से होती है कि दुनिया की कोई भी युद्ध गाथा गोरखाओं के बिना पूरी नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन एग्वा को ऑल इंडिया स्टेटस प्रदान किया जाना, इस पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा और उनका योगदान और उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए कार्य किया गया है, उसका सम्मान है। भाइयों बहनों, ये संस्था भारतीय मूल के गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है। उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एग्वा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है। और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है, उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं। और कहा जाता है, जिस मैदान में गोरखा टिक गए, वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है।
मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गाबल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की। और आगे बढ़ेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका की सामूहिक शपथ ग्रहण कर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संवैधानिक आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पवार ने निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक पौड़ी द्वारा पुलिस लाइन पौड़ी एवं जनपद पुलिस कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई। साथ ही जनपद के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना और चौकियों में नियुक्त पुलिस कर्मियों को एकत्र कर संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें संविधान की मूल भावना का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए औपचारिक शपथ दिलाई। हरिद्वार को मॉडल जनपद बनाने की कवायद तेज हो गई है और इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रुड़की पहुंचकर शहर की स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित चंद्रशेखर चौक के पास जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और शहर को साफ रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट कहा है कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। स्वच्छता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को बिना सुविधा सेवाएं मिले, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार हरिद्वार को मॉडल जनपद के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके चलते विभागीय बैठकों और औचक निरीक्षणों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सरकारी अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबंधन समिति की बैठक की। बैठक में एम्बुलेंस सेवा, इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल के समग्र संचालन की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस जरूरतमंद को तुरंत उपलब्ध हो, इमरजेंसी वार्ड और अधिक सुबह और सुविधाजनक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि हरिद्वार जनपद को एक मॉडल जनपद बनाया जाए स्वच्छता को लेकर। तो उसी क्रम में सभी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें हरिद्वार हो, रुड़की हो, हमारा जो बॉर्डरिंग जितने भी हमारे टाउन्स हैं, जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, सभी जगह हम सौंदर्यीकरण का, साफ सुथरा शहर हो उस तरह के हम निरीक्षण कर रहे हैं। टॉयलेट्स हमारे सारे साफ हो, सार्वजनिक हमारे चौराहों को लेकर भी अभी चर्चा की गई। जितने हमारे चौराहे हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन का कार्य नगर निगम के माध्यम से या HRD के माध्यम से, यानी जो भी इसको टेकअप करेंगे उनको कराया जाएगा। साथ ही कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई कंपनीज हैं जो इसमें आगे बढ़ चढ़कर वो भी हिस्सा लेना चाहती है, उनके साथ भी हम इस बार बैठक करेंगे। और निश्चित तौर पर पूरे जनपद में कोई भी टूरिस्ट, श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसको एक अच्छा अनुभव हो, इसके बारे में हम कार्य कर रहे हैं। सर देखिए, आज सिविल हॉस्पिटल की जो प्रबंध समिति उसकी बैठक ली गई और उसमें विभिन्न मदों में जो खर्चे किए जाते हैं उसका अनुमोदन किया गया। साथ ही ये भी देखा गया कि जो हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज हैं वो ज्यादा यूज नहीं हो पा रही थी, उनके चार्जेस बहुत अधिक थे, तो लोगों को फिर प्राइवेट एम्बुलेंस की तरफ जाना पड़ता है। तो समिति ने ये डिसाइड किया कि एम्बुलेंसेज के चार्जेस या तो हम पूरी तरह से खत्म करेंगे या फिर उसको कम से कम रखेंगे, जिससे कि गरीब लोगों को एम्बुलेंस जो है उसकी सुविधा मिल सके और हमारी जो एम्बुलेंसेज है उसका भी प्रॉपर यूज हो सके। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी वार्ड को और बेहतर करने के लिए बताया गया है। साथ ही हॉस्पिटल और उसके आसपास कुछ झाड़ियां वाड़ियां थी, कुछ साफ सफाई अतिक्रमण की भी प्रॉब्लम बताई गई, उसको भी ठीक करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। और आगे बढ़ेंगे, जहां भूमाफियाओं द्वारा फर्जीवाड़े कर आश्रम को बेचने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है।
जी हां, आपको बता दें, ऋषिकेश में आश्रमों और धर्मशालाओं पर भूमाफियाओं का कहर। देहरादून रोड पर यूनियन बैंक के पास आश्रम को भूमाफियाओं ने बिना अनुमति के बेचा। किसी ट्रस्ट को बेचने के लिए जिला जज से लेनी होती है अनुमति। फर्जी वसीयत बनाकर एक व्यापारी को बेच डाला। आश्रम के फर्जीवाड़े को लेकर गढ़वाल आयुक्त को ही लिखित शिकायत पर उपजिलाधिकारी ऋषिकेश को तत्काल 3 दिन के अंदर जांच कर स्पष्ट आख्या देने को कहा। देहरादून पुलिस ने महिला और बाल अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं के समूह के साथ साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को साइबर अपराधों, महिला अपराधों और कार्यस्थलों पर होने वाले यौन शोषण से बचाव के लिए जागरूक करना रहा। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए, जिसमें साइबर अपराधों से बचने के तरीके और उपाय, सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों के साथ निजी जानकारी साझा न करने की सलाह और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए गए। एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों में महिलाओं, स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहें ताकि उन्हें साइबर अपराधों की और यौन शोषण जैसे अपराधों से बचाया जा सके। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार के निर्देशन और मुख्य अग्निशमन अधिकारी पौड़ी के पर्यवेक्षण में फरार यूनिट श्रीनगर ने फायर स्टेशन परिसर में निरीक्षण और तत्परता परीक्षण आयोजित किया, जहां प्रभारी फायर यूनिट श्रीनगर के नेतृत्व में उपस्थित कर्मचारियों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख उपकरणों की क्रमवार स्टार्ट कर उनकी कार्य क्षमता की गहन जांच की। इसके साथ ही क्रमिकों को उपकरणों के सुरक्षित संचालन, त्वरित रिस्पांस क्षमता, रात्रिकालीन आपदा प्रबंधन और टीम समन्वय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से ब्रीफ किया, जिससे कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में प्रतिक्रिया और अधिक प्रभावी और समयबद्ध हो सके। जनपद में किसी भी प्रकार की आपदा या फिर आपात स्थिति उत्पन्न होने पर फायर टीम में हर घंटे सतर्क, तत्पर और सक्षम तैयार रहे। रानीपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात एक सड़क हादसा हुआ है। रानीपोखरी की ओर से रायपुर जा रही एक कार जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सड़क पर पलटते ही कार बिजली के पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि कार में बिजली के पोल से करंट नहीं दौड़ा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना में पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रानीपोखरी थाना प्रभारी ने बताया है कि घायलों की पहचान 32 वर्षीय मनीष उनियाल, उनकी 30 वर्षीय पत्नी शिवानी और 26 वर्षीय तानिया के रूप में हुई है। घटना के दौरान दूसरी कार से परिजन भी साथ में चल रहे थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टि मनीष उनियाल की आंख लगने की वजह से सड़क हादसा होने की जानकारी मिल रही है। ऋषिकेश में देहरादून रोड स्थित एक कंपनी के मार्ट से सामान चोरी करते हुए युवक को कर्मचारियों ने रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी को मार्ट के मैनेजर ने चोरी के सामान के साथ पुलिस को हवाले कर दिया है। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया है कि मार्ट के मैनेजर गौरव राठी एक युवक को चोरी के सामान के साथ पकड़कर कोतवाली पहुंचे। तहरीर देकर बताया कि युवक उनके मार्ट में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान ऋतिक माहेश्वरी के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा है। आरोपी के कब्जे से बरामद चोरी का सामान सील कर दिया गया है। चोरी के सामान में घी, बादाम और अन्य सामग्री के पैकेट मिले हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत होने का अंदेशा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मौत के स्पष्ट कारण पता चल पाएंगे। पुलिस को सरकारी अस्पताल से सूचना मिली है कि जहरीला पदार्थ खाए एक युवक को अस्पताल लाया गया है। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली है। घटना पता चला है कि 2 दिन पहले घर से बिहार में जाने वाले
कि जाने की बात कहकर निकाला था। गांव नहीं पहुंचा तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर गुमशुदगी दर्ज कराई। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह रावत ने बताया है कि जो लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे उनके मुताबिक मृतक 2 दिन से भैरव मंदिर के पीछे बंद पर एक होम स्टे में कमरा लेकर रुका हुआ था। देर रात अचानक तबीयत बिगड़ी तो कर्मचारी युवक को स्कूटी पर बैठाकर सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की संदिग्ध मौत से पर्दा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उठेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।